नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेंट्रल टीटी की दृष्टि से दो सिद्धांत यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं और उन पर हम गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक फंडामेंटल पहले हम बताएंगे कि सिद्धांत कौन कौन से हैं और कब कब प्रकट हुए। तो बात कर लें अगर इंटेलेक्ट या बुद्धि की, तो बुद्धि सीखने, परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की एक ऐसी यूनिक योग्यता जो व्यक्ति को किसी भी वातावरण में समायोजित करती है। अगर हम बात करें फ्रीमैन के अनुसार, तो फ्रीमैन ने कहा कि बुद्धि सीखने, सोचने और समायोजन की क्षमता होती है या योग्यता होती है। इन्होंने 3 भागों में बांट करके बुद्धि को डिफाइन किया। फ्रीमैन की परिभाषा बहुत प्रसिद्ध हुई और वर्तमान में इसका बड़ा जिक्र होता है और इसके द्वारा समझा भी जा सकता है कि बुद्धि सीखने, समायोजन और सोचने या चिंतन करने की क्षमता होती है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अलग अलग टाइम पर इनके सिद्धांतों को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके नए नए सिद्धांत देते रहे हैं। अगर हम सबसे पहले सिद्धांत के बारे में बताएं तो एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर प्रिंसिपल आया। ये 1857 से लगाकर 1911 तक रहा, यानी 1911 तक इसकी चर्चा हुई। इसको बिने ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था और बिने एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि पर बहुत दिनों से काम प्रारंभ कर दिया था। विलियम बुंट की जो लेबोरेटरी थी, इसमें साइंटिफिक स्टडी का, बुद्धि की वैज्ञानिक अध्ययन का काम बिने ही करते थे। बिने ने बताया था कि बुद्धि एक ऐसा न्यूरॉन का क्लस्टर या लोथड़ा है जो किसी भी परिस्थिति के साथ समायोजन बनाता है, एडजस्टमेंट डेवलप करता है, उसे बुद्धि कहा था। लेकिन ये सिद्धांत बहुत जल्दी इसकी आलोचना हो गई और ये चला नहीं। एक दूसरा सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया था और ये 1904 में आया। 1904 में स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम द्विकारक या डबल फैक्टर या 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। द्विकारक सिद्धांत के बारे में सबसे पहले स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि जो है 2 छोटे छोटे खंड या टुकड़ों से मिलकर बनी है और एक टुकड़ा जिसको सामान्य खंड या सामान्य बुद्धि या जी कारक के रूप में इन्होंने बताया और दूसरा कारक इन्होंने बताया विशिष्ट या स्पेसिफिक कारक बताया। यानी 2 कारक, एक जर्नल कारक, एक स्पेसिफिक, एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि मिलकर के द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का बनाया गया, जिसको स्पीयरमैन ने दिया। इनका मानना था कि जो जी कारक है यानी जर्नल बुद्धि है, जो सामान्य बुद्धि है, वो बर्थबॉर्न होती है और सामान्य गतिविधियों को करने के लिए व्यक्ति उसका क्या है, यूज या प्रयोग करता है। लेकिन स्पेसिफिक बुद्धि ये एक्वायर्ड है, अर्जित है और ये विशिष्ट प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी प्रकार की बुद्धि होती है। वर्तमान में इस द्विकारक सिद्धांत को त्रिकारक सिद्धांत कहा जाने लगा है। अभी जल्दी ही रिसर्च 2002 में हुआ और एक नया कारक जोड़ दिया गया है जिसको एल कारक कहते हैं, यानी भाषा कारक। इसमें एक जी कारक था, एक एस कारक और एक तीसरा नया कारक एल आ गया जिसको लैंग्वेज यानी भाषा के रूप में जोड़ा गया है। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, द्विकारक सिद्धांत को वर्तमान में त्रिकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ध्यान रहे, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने 1904 में दिया, लेकिन ये इनका ये कारक, ये सिद्धांत भी कहीं ना कहीं इसकी आलोचना हुई कई सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा और 1928 में एक नया सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया, इस सिद्धांत का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत या आणविक सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाने वाला सिद्धांत है, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया और बहुकारक कहा। बुद्धि विभिन्न प्रकार के टुकड़ों से मिलकर बनी होती है और अलग अलग टुकड़े अलग अलग परिस्थिति में समायोजन विकसित करते हैं। तो ये थॉर्नडाइक एनिमल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे थे, उस आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत विकसित किया जिसको व्यवहारिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि के रूप में
अलग प्रकार से वर्गीकृत किया। उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जो 1928 में थार्नडाइक ने दिया बुद्धि की सिद्धांत, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को और कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आणविक सिद्धांत कहते हैं। आणविक सिद्धांत कहने का तात्पर्य कि विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कण या टुकड़े बुद्धि के होते हैं और वो समूह के रूप में या बहुकारक के रूप में उपस्थित होकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। 1938 में थस्टर ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया और जिसका नाम रखा समूह कारक सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी समूह कारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें 7 कारक थे। इसमें न्यूमेरिक बुद्धि की बात की थी, इसमें लैंग्विस्टिक बुद्धि की बात की थी, इसमें विभिन्न प्रकार के 7 कारकों के बारे में बताया गया है। तो ये समूह कारक सिद्धांत 1938 में आया जो थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। लेकिन इसी समय करीब 1938 से 1940 के आसपास एक नया सिद्धांत आया जो गिलफोर्ड ने दिया। ये बहुत पॉपुलर सिद्धांत हुआ। इसको बुद्धि का 3D मॉडल या एसआई मॉडल यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 आयाम यानी 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है। इसमें एक विषय वस्तु आती है, एक उत्पाद आता है और बीच में एक संक्रिया यानी ऑपरेशन। एक बार सवाल पूछा गया था कि बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें संक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑपरेशन वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत या एसआई मॉडल या 3D मॉडल नाम से जो सिद्धांत दिया गया है, इसको गिलफोर्ड ने दिया था और बुद्धि के 3 रूप और 3 आयाम बताए थे और बताया था इसका कलेक्टिव रिजल्ट, इनका एक समन्वित उत्पाद जो होता है वो डिसीजन लेने के लिए व्यक्ति को बताता है। यही क्या है, बुद्धि का 3D सिद्धांत, और यही बुद्धि है। इसको अलग अलग कारक हैं, जब हम इन कारकों की चर्चा करेंगे, इस सिद्धांत के बारे में डीपली बताएंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ एक 1960 में फिलिप वर्नन वर्ट, ये 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, मिलकर एक नया सिद्धांत लेकर आते हैं जिसको हेरार्की इंटेलेक्ट प्रिंसिपल यानी पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1960 में बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नन वर्ट लेकर आए हैं। लेकिन इसी के आसपास साथ साथ हम कहें तो एक नया सिद्धांत प्रकट हुआ। उस सिद्धांत का नाम था तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये सवाल खूब पूछा गया है। फ्लूइड क्रिस्टल मॉडल बुद्धि का ये लेकर आए थे कैटल, आरबी कैटल इस सिद्धांत को प्रकट करने वाले साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने बुद्धि का तरल ठोस मॉडल, जो प्रभावित थे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत से जो स्पीयरमैन ने दिया था, इनका मानना था बुद्धि के 2 रूप हैं, एक तरल रूप लिक्विड फॉर्म है और एक सॉलिड रूप है, यानी जो ठोस पार्ट है इसको तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, फ्लूइड क्रिस्टल मॉडल के नाम से जाना जाता है, GFGC सिद्धांत से भी इसको कभी कभी प्रदर्शित करते हैं। इसको दिया था कैटल ने। कैटल का मानना था कि जो बुद्धि है, तरल बुद्धि है, ये जो है हमारी टेक्निकल या लॉजिस्टिक या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए यूज होने वाली बुद्धि है। जो सॉलिड बुद्धि है ये बर्तबॉर्न है और सामान्य समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। इनका मानना ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल एक्टिविटी ना करे तो उसकी लिक्विड बुद्धि सॉलिड बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन जब वो फिर एनालिटिकल या लॉजिकल थिंकिंग करना प्रारंभ करता है तो उसकी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड के रूप में आना प्रारंभ, यानी एक्सचेंज होता रहता है बुद्धि का सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड का सॉलिड से। इसको आरबी कैटल ने डिफाइन किया है। बहुत अच्छा ये प्रिंसिपल है। बुद्धि में कई सारे कॉन्सेप्ट इससे संबंधित हैं और जो खूब पॉपुलर हुए। तो ध्यान रहे, ये तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत जो आरबी कैटल ने दिया, ये बहुत बार पूछा गया आपके टेट के एग्जाम में और कई सारे शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा गया। इसके बाद एक नया सिद्धांत आता है जो वर्तमान में भी बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो हार्वर्ड गार्डनर लेकर आते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। सेंट्रल टीटी की परीक्षा की दृष्टि से
बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अगर हम बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क की तो इसको 1983 में हार्वर्ड गार्डनर लेकर आए थे और इनका मानना था कि बुद्धि जो है 7, 8 या 9 छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल टीटी में भी हाल ही में क्वेश्चन आया था 2018 में प्राइमरी स्तर पर पूछा गया था एकाधिक बुद्धि सिद्धांत किसका है। तो एक से अधिक, एकाधिक का मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। इनका गार्डनर का मानना था कि ब्रेन डेथ इज डेथ, यानी ब्रेन अगर आपके पास इंटेलेक्ट सारी प्रकार की बुद्धियां खत्म हो जाती तो इंसान मर जाता है, यानी विचार ही नहीं आएंगे, चिंतन ही नहीं होगा। ये 8 प्रकार की जो बुद्धि है उसके अलग अलग नाम रखे। पहला भाषाई यानी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरी बुद्धि को इन्होंने बताया कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरा इन्होंने म्यूजिकल यानी संगीतात्मक बुद्धि के बारे में बताया। आगे जाते तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, और नेक्स्ट बताते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि। फिर इन्होंने बताया काइनेटिक इंटेलिजेंस, गतिक बुद्धि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएटिव तरीके से डिस्प्ले करने का पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर होता है, समझा जाता है काइनेटिक इंटेलिजेंस उनके अंदर ज्यादा है। जैसे डांसर हैं, खिलाड़ी हैं, सर्जरी करने वाले लोग हैं, नर्तक हैं, धावक हैं, जिम्नास्ट हैं, इनके अंदर काइनेटिक इंटेलिजेंस। इसके बाद इन्होंने बताया कि नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक बुद्धि की बात की, और फिर इन्होंने बताया स्पेशियल इंटेलिजेंस के बारे में यानी स्थानिक बुद्धि या दैसिक बुद्धि के बारे में। तो 7, 8 और 9 का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। वर्तमान में 8 का चल रहा है, अभी डिस्कवरी हुई है तो 9 सेगमेंट की बात होने लगी है। एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस की बात, वहां पर एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस की बात 9 नंबर पे आ गई है। पहले 7 सेगमेंट थे, फिर 8 हो गए, अब 9 हो गए। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो ये 1983 के आसपास आया, ये बहुत पॉपुलर सिद्धांत है और ये सिद्धांत वर्तमान में भी एप्लीकेबल है। इसके बाद 1985 में स्टैनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत यानी ट्राइआर्किक बुद्धि सिद्धांत के बारे में इन्होंने डिस्कस किया और कहा कि बुद्धि कंपोनेंटल होती है, यानी ये भी कहीं ना कहीं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत से प्रभावित थे। तो इनका मानना था कि बुद्धि कई सारे मेटा कॉन्सेप्ट से बिल्डअप होती है और वो मेटा कॉन्सेप्ट बेसिकली 3 सेगमेंट पर बेस्ड हैं। इन्होंने पहले इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बताया और दूसरे को क्रिएटिव इंटेलिजेंस बताया और तीसरे को एनालिटिकल कंपोनेंट या इंटेलिजेंस के बारे में बताया। स्टैनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत बहुत पॉपुलर है, कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है। इसके बाद सैंपलिंग प्रिंसिपल बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉम्पसन ने दिया था, बहुत पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद थर्स्टन और केली ने 1960 के आसपास एक सिद्धांत दिया जिसको PMA यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है या बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत भी इसको कहते हैं। बुद्धि का यूनिट प्रिंसिपल यानी यूनिट प्रिंसिपल ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का इकाई सिद्धांत थर्स्टन, स्टर्न और जॉनसन लेकर आते हैं। ध्यान देंगे, बुद्धि का इकाई सिद्धांत स्टर्न और जॉनसन लेकर आते हैं। बुद्धि का एक और सिद्धांत आया जो बहुत पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन जानकारी के लिए जरूरी है, बुद्धि ए और बुद्धि बी का सिद्धांत। बुद्धि ए और बुद्धि बी का सिद्धांत हेब लेकर आए और इन्होंने बताया कि बुद्धि के 2 ही खंड होते हैं। जैसे कहीं ना कहीं हम बात करें स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है, बुद्धि के सिद्धांतों में एक आधार प्रस्तुत करने वाला सिद्धांत समझा जाता है। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जो बुद्धि से संबंधित थे, वन लाइनर था और आपको खूब पूछा जाता है बेसिक लेवल पर, तो आपको मैंने सोचा याद दिला दे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पर हमने चर्चा की। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि एक मैक्सिमम रीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि वो आसान तरीके से साइकोलॉजी समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।